हाय हेलो वेलकम। तो सभी बच्चों का एक बार फिर से डीडी पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला, घर घर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में हेल्थ केयर जो 2026 में एग्जाम आने वाली है, कुछ ही दिन बची हुई है, उसको क्लियर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, वो उसमें हम लोग हेल्थ केयर का 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और हर एक ऑप्शन का डिटेल से सॉल्व किया था, ताकि अगर क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाए ना, तो हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2023 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, हेल्थ केयर का। और हम गारंटी देते हैं कि जितना भी पेपर अभी तक तुम लोग का एग्जाम में होता है ना, वो क्या करता है, हर साल प्रीवियस 2 ईयर का पेपर को उठा लेता है और कोई एक पेपर एज इट इज डाल देता है या फिर दोनों को मिला के डाल देता है। तो हम लोग का 2026 में एग्जाम है, तो हम लोग 2025 को नहीं पढ़ के 2023 और 2024 को पढ़ लेते हैं। तो हमने जो पहले वीडियो डाला था वो 2024 का था, और आज जो वीडियो डाल रहे हैं वो 2023 का है। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। हेलो। हाँ। हाँ, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गई थी। चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जो है, 1 मिनट, थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं। हम्म, तो इससे पहले भी हम लोग क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। वीडियो जिसने नहीं देखा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप 2024 का भी वीडियो देख लें, जिसमें बहुत ही तगड़ा वीडियो है और जिसमें बहुत ही अच्छा से समझाया गया है। हेल्थ केयर का सब्जेक्ट है, अपना हेल्थ का केयर करना है। और जिसने भी पहले वीडियो पढ़ के अगर हेल्थ का केयर किया है, उसने एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था उसका मैंने हेल्थ का केयर किया, हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मैं सर वादा करता हूँ एग्जाम के बाद मैं भी अपना हेल्थ का ऐसा ही केयर करूंगा। तो एक तरह का आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, एक तरह से आपको बताया जाता है कि कैसे हेल्थ को केयर किया जाए। तो इसमें 30 आउट ऑफ 30 का क्वेश्चन पेपर रहता है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। एक तरह का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें से हम लोग बहुत ही ज्यादा मार्क्स क्या कर सकते हैं, एग्जाम में उठा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिसने जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए बहुत खुशी की बात है। उसका और मेरे साथ बहुत प्यार बना हुआ है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो। हम बहुत मेहनत करके हम लोग इतना टाइम लगा के आप लोग के लिए आते हैं। आप लोग 2 सेकंड के लिए बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं। आप लोगों की से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह प्यार बनाते रहिए, जिस तरह आप लोग प्यार बनाते रह रहे हैं। मेरा भी एग्ज़ाम है, और भी चीज़ है, स्कूल में भी ये वो बहुत कुछ होती है। ऑफलाइन में क्लासेस देखनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आज तुम लोग का ये वीडियो ला रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ये वीडियो ज़रूर देखो। जिस जिस बच्चों ने नहीं देखा है उसको शेयर करो, साथ ही साथ वे भी आपके साथ क्या करते चले, वीडियो को देखते चले और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम मेरा पहला फंडा होता है कि पहले एक राउंड क्वेश्चन को देखना, फिर उसको बढ़िया से समझना। ठीक है, देखो, हेल्थ केयर है, ये तुम्हारा तो। अच्छा, हाँ, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 के लिए 1 घंटा टाइम मिलता है। ऐसे तुमको टोटल कितने घंटे का टाइम मिलता है, टोटल 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, पार्ट 1 के लिए बोलता है 1 घंटे में क्लियर कर लो एमसीक्यू के लिए। क्योंकि पहले का पेपर क्या होता था ना, 2023 का पेपर में पहले 2 पेपर में एग्जाम होता था। एक तुम्हारा ओमार सीट में और एक तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर में। इसलिए ओमार सीट का टाइम दिया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष
पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्य योजना शुरू किया गया था। किसी को पता होगा पल्स पोलियो के बारे में तो एक मैसेज करना, इससे पहले क्वेश्चन भी था, कमेंट करके जरूर बताना कि जो है कि बच्चों को किस वर्ष में पोलियो दे देना चाहिए, कितने वर्ष तक में पोलियो का दवाई दे देना चाहिए, वो आप लोग को कमेंट करके एक बार जरूर बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले हाँ बच्चा ने पढ़ा है पहले का वीडियो, यानी 2024 वाला वीडियो पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस एक छोड़कर सभी भस्मीकरण द्वारा जलाया जाता है ना, कोई ऐसा एक चीज है उसको छोड़कर बाकी सब चीज को भस्म कर दिया जाता है। मेडिकल का चीजों का पहले भी बताया गया था कि मेडिकल का चीजों को कि या तो उसको जला दो या तो जमीन के भीतर दफना दो, वो किस ऐसे वैसे फेंक नहीं देना है, क्योंकि वो किसी और के संपर्क में आएगा, कोई पक्षी उक्षी आ गया, कोई जानवर उनवर आ गया, तो वो क्या होगा, वो संक्रमित हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, और सामने वाला को भी क्या कर देगा, वो बीमार कर देगा। इसलिए बोला जाता है कि जितने भी हॉस्पिटल में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बढ़िया से नष्ट किया जाता है ना, तो बताया जाएगा। साथ ही साथ तुम लोग को एक और कमेंट करना है और बताना है कि जैसे कि हम लोग, ये मेरा ऑपरेशन थिएटर है और इसमें हमने बहुत सारा का ऑपरेशन किया है, ठीक है, बहुत लोगों का क्या क्या है, ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन करने के बाद मैं इस रूम को साफ करना चाहता हूँ, तो बताइए क्या कि हम कैसे रूम को साफ करेंगे, क्या मैं सर्फ से साफ करूंगा, शैम्पू से साफ करूंगा, कि कैसे साफ करूंगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जिस बच्चों ने 2024 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा था उसे मैं जरूर बताया था कि कैसे साफ किया जाता है एक रूम को, और वो एग्जाम में तुम लोग का इंपॉर्टेंट भी रहेगा। डीपीटी का बूस्ट डोज बच्चों को कब लगवाना चाहिए, ये भी देखेंगे। डीपीटी भी लगवाना चाहिए बच्चों को, कब लगाना चाहिए ये भी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान ऑटोगल स्टरलाइजर किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। ऑटोगल मतलब आर्टिकल को ना, आर्टिकल को आमतौर पर ऑटोक्लेव द्वारा किया गया स्टोराइज तापमान पर किया जाता है ना, वो देखेंगे कि कितना तापमान होना चाहिए, है ना। सुनने की प्रक्रिया आमतौर पर कितनी होना चाहिए, या फिर किससे सुनता है डॉक्टर लोग, ये तो तुम लोग को ऐसे भी पता होगा। जब आप कोरोना वायरस के संपर्क में आए हो तो अन्य लोगों को अलग रहना कहते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, 2023 में पूछा था, उसमें कोरोना चल रहा था इसलिए ज्यादा पूछा जाता था। उसमें पूछा था किससे आप अलग ही रहना चाहिए था, वो ये भी बता देंगे थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक में एक सक्रिय एजेंट है, बताएंगे एंटीसेप्टिक के बारे में। पैरों में ठाठ से होता है। निम्न में से कौन से अच्छे स्वास्थ्य जांच के लिए शामिल नहीं है। फिजियोथेरेपी से की तकनीक बताए। फिर मानक शारीरिक अपशिष्ट को निपटाया जाता है, कैसे निपटाया जाता है वो भी देखेंगे। और उसके बाद है सर्व लिंगुइज्म का अर्थ है दवा रखी जाती है। ये आंसर बता रहा है कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, ड्रग इज प्लेस्ड मतलब उसका स्थान बताना कि कहाँ पर रखी जाती है ना, अर्थ है दवा कहाँ रखी जाती है, ड्रग। ठीक है। समान मानव का जो रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए। फिर हम लोग सेक्शन बी की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सेक्शन ए जिसमें 15 एमसीक्यू पूरे 15 मार्क्स के रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, ये जो आंसर की है तुम लोग ही बोलना कि जितने भी आंसर की रहते हैं वो तुम्हारा कहाँ मिलेगा, वहां तुमको चले जाना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां तुमको मिलेगा। अगर वहां तुमको नहीं मिला तब फिर क्या करना कि हमको कॉल करके और पीडीएफ मांग लेना कि सर मेरे पास पीडीएफ नहीं आया है, प्लीज प्रोवाइड मी पीडीएफ। और मेरा जो नंबर है वो है 9508546023। इसमें आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला मेरा ये डीडी पाठशाला के द्वारा बनाया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि डीडी पाठशाला ने आप लोग के लिए बहुत कुछ किया है। अब टाइम आपका भी है कि आप भी अपना प्यार दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीडी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेने से क्या फायदा होगा सर, अभी तो मेरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे। अरे उसके बाद भी तुमको लाइफ का आगे का डायरेक्शन देंगे, किसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हेल्थ केयर लिए हैं तो हेल्थ में हम लोग कैसे केयर, इससे क्या आगे कर सकते हैं, ये मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है। एक चीज बताते हैं, तुम लोग का एडिशनल पेपर तुम लोग को लगता है कि ये 30 नंबर का पेपर है, लेकिन आगे चल के बहुत सारे ऐसा जॉब मिलते हैं ना कि तुम्हारा रास्ते खुल जाते हैं।
तो वो सब भी देखना। और जिसने बायोलॉजी रखा है तो उसके लिए तो ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल एक हलवा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जिन्होंने मैथ रखा है उसके लिए डरना है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इतना छोटा मोटा तो सबको पता होता है कि हेल्थ को कैसे केयर करेंगे, अपना हेल्थ को केयर करना कौन से बड़ी बात है। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तुम लोग को पता होना चाहिए कि भारत में पोलियो कब लाया गया था। 1995 को लाया गया था ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1995। देखते हैं 1985 में क्या हुआ था। इस वर्ष में केवल ईपीएल कार्यक्रम था, यानी पोलियो नहीं था, या इसमें ईपीएल था। 2005 में क्या हुआ था, ये तो बहुत वर्ष बाद हो गया था क्योंकि इससे पहले ही आ गया था। ये तो ऐसे भी गलत है। इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। इसी वर्ष भारत राष्ट्र पर पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। कब? 1995 में ही। और इसी टाइम से क्या कर दिया गया है, पल्स देना, सॉरी, पोलियो देना स्टार्ट कर दिया गया है। और पोलियो कितने तक बच्चों को दिया था, कितने साल तक में, ये तुम लोग को बताना गया। कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा पढ़ लो, एमसीक्यू में मदद करेगा। कि पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम, दे तो दिया आंसर, डालना नहीं था ये आंसर आपको। पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो से बचाना था। इस अभियान से भारत वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब अभी जो है 2014 तक में पोलियो मुक्त बता दिया गया, मतलब 2014 तक में क्या है, सभी को पोलियो मिलना स्टार्ट हो गया है। और वैसे भी जितने भी होते हैं ना बच्चे लोग, उसको 0 से 5 वर्ष तक में क्या करना चाहिए, पोलियो दे देना चाहिए। ऑप्शन में घुमा दे तो किसी में मत जाना, 0 से 5 वर्ष तक में जाना है। ठीक है। निम्न में से किसे छोड़कर सभी को भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है। मानव शरीर का अपशिष्ट पदार्थ, हम लोग तो वैसे भी अपशिष्ट कहीं कर देते हैं। ठीक है। पशु अपशिष्ट, या फिर टूटा हुआ थर्मामीटर, या फिर संक्रमित ठोस अपशिष्ट। ठीक है। तो देखो, टूटा हुआ थर्मामीटर को स्पेशल क्या किसी भस्मीकरण के द्वारा क्या करता है, नष्ट करता है। कैसे, जरा देखो। और अगर तुम्हारे अगर आसपास के एरिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जिन्होंने क्या कर लिया है, थर्मामीटर यूज कर लिया, खराब हो गया, ऐसे फेंक दिया है, तो वैसे वे तुम जाके कंप्लेंट ठोक दो, वो उसका जो है ना लाइसेंस रद्द हो जाएगी। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं फेंक सकते आप थर्मामीटर को। देखो, ये मानव शरीर अपशिष्ट जो है ना, ये इंक्रेशन से नष्ट किया था कि सिंपल नष्ट कर सकता है इसको, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। आगे चल के ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पशु अपशिष्ट इसको जला दिया जाता है। ठीक है। तो वैसे भी पशु अपशिष्ट हम लोग के लिए कोई ये नहीं करता है, हानिकारक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि पशु वैसे भी बीमार जल्दी नहीं होते हैं, बहुत कमी होती है पशु बीमार होते हैं। ठीक है। और जब पशु बीमार भी होते हैं ना, तो वो अपना खुद का कर लेते हैं, मतलब कि उसमें वो खाएगा पिएगा नहीं, अपना सेहत वो खुद का ध्यान रखते हैं। जैसे पशु पक्षी क्या होते हैं ना, कि वो दिन में खाएगा, रात में नहीं खाएगा, खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएगा। जनरली यही ना, आजकल आदमी 90% को क्या है, गैस का प्रॉब्लम है। हेल्थ क्यों? क्योंकि खाना खाते हैं तुरंत पानी पी लेते हो, बस। और फिर तेल मसाला वाला ज्यादा खाते हो। और पशु पक्षी को कुछ नहीं, सिंपल दाना पानी जो मिल जाए खा लेते हैं। पानी पानी जो है बाद में पीते हैं, जब वो खाना नहीं खाए हुए रहते हैं, तुरंत तुरंत नहीं पीते हैं वो। टूटा हुआ थर्मामीटर को बिल्कुल, इसको जो है तुम्हारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पारा होता है ना, पारा है। पारा का तुम लोग का एक ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताओ कि पारा का जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, है ना, वो बताना है। ठीक है। और अगर इसको किसी को अगर इसका जो मोलिकुलर मास का पता होगा, एटॉमिक नंबर पता होगा तो बता देना। ठीक है। इसमें पारा होते हैं, जलाने से जहरीली गैस निकलती है। हाँ, क्यों? इसको इसीलिए इसको इसको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको क्या कर देना चाहिए, भस्मीकरण कर देना चाहिए, पूरी तरह से भस्म कर देना चाहिए इसको, कहानी खत्म कर दो, नहीं रहेगा। और ठोस अपशिष्ट पदार्थ, ये भी तुम्हारा इंसिरियंसन होता है। ठीक है। ये तो आने वाला है क्वेश्चन, देखेंगे। देखो, जो पारा होते हैं वो पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो पारा को जो भी है उसको भस्मीकरण कर दो, उसको जलाओ मत, उसको इधर उधर फेंको मत। मलेरिया किस कारण से होती है, तुम लोग को पता होना चाहिए। मलेरिया ना बैक्टीरिया से होगी, ना वायरस से होगी, ना फंगस से, परजीवी से होगी। कैसे होगी? देखो, मलेरिया नामक परजीवी से होता है। यह परजीवी मादा एनफिलिक्स मच्छर में काटने से फैलता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मच्छर होते हैं ना, वो देखना, जहां पर ये मच्छर का जो जन्म लेते हैं उसका अड्डा कहाँ है, कि पानी जहां जमा हो गया ना, वहां से गंदगी से वो क्या करता है, मच्छर वहां से पैदा होते हैं, और वो खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े मच्छर पैदा होते हैं। और उसका नाम ही है मादा एनफिलिक्स। ये एमसीक्यू में पूछ भी सकता है कि कौन से मच्छर काटने से हमको क्या होते हैं, मलेरिया होती है। तो उस मच्छर का नाम बताइए क्या है, तो मादा एनफिलिक्स है। तो वो मच्छर जब भी काटते हैं ना वो उस जगह पे, तो हमको क्या होते हैं, मलेरिया होते। कभी कभी क्या, कोई कोई ऐसा पेशेंट तुमको मिल जाता है ना कि हमने तो पूरा मच्छरदानी यूज किया है, हमने तो बहुत ज्यादा गुड नाइट यूज किया, फिर भी मेरे को क्या हो गया है, फिर भी मेरे को ये हो गया है, मलेरिया हो गया। भाई कैसे मलेरिया हो गया? ठीक है, इसलिए क्योंकि वो जो मच्छर है, भले तुमने मच्छर काटा नहीं है, लेकिन तुमने खाने पीने का सुरक्षा नहीं रखा। वो मच्छर आया तुम्हारा खाने पीने में बैठा, और वहां उसके जरिए तुम्हारे अंदर आया, उसी कारण से क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो उससे बचना है मलेरिया से। और ये जो मलेरिया होते हैं, वो जो ये जो मच्छर होते हैं, इसको परजीवी बोलते हैं ना। परजीवी क्यों? क्योंकि ये दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, इसीलिए कि दूसरे से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना। हम लोग से खून चूस चूस कर ये लोग करते हैं, बहुत ज्यादा खून चूस लिए हैं ये सब मच्छर। इस सब मच्छर को क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। इसके लिए तो कोई आर्टिकल नहीं बनाए ना, जेल जाएंगे क्या मारने के बाद? ना, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मच्छर को क्या कर दो, मार दो। ठीक है, क्योंकि मच्छर जो है एक बार में बहुत ही ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मलेरिया ना हो इसके लिए क्या करो, पानी को कहीं जमा होने मत दो, उसको हमेशा निष्कासित करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को डीपीटी बूस्ट डोज कब दी जाती है? तो कब दी जाती है, 12 से 15 साल, जैसे ही वो क्या होता है, एडोलेसेंस में आता है, जैसे वो वयस्क हो जाता है, वैसे उसको डाल दिया जाता है, यानी 12 से लेकर 15 महीने तक में डाल दिया जाता है। ठीक है, तुम लोग कमेंट करके बताना, हाँ सर हम, मेरा मम्मी ने भी डीपीटी डोज दिलवाई है, या फिर जो बोल कोई ऐसा मैसेज कमेंट करो कि सर मेरे को तो मिला ही नहीं, और मैं तो अभी तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको मिला होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा। देखो 16 से 24 वर्ष में नहीं दी जाती है। 12 से 15 महीने तक में क्या कर दिया था, डीबीटी डोज दी जाती है। डीपीटी डोज दी जाती है। ठीक है, डीपीटी डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डीपीटी यानी बूस्टर डोज प्रतिरक्षा को मजबूत करती है, यानी हम लोग का डब्ल्यूबीसी होता है ना, उसको क्या करता है, थोड़ा सा हाई कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोक्लेव और स्टेरिलाइज किया जा सकता है? मतलब तुम लोग को बताना है कि हम लोग जो है कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं ना। दस्ताने से बिल्कुल, एक देखना, या फिर कल्चर मीडिया से, ड्रेसिंग सामग्री से, ये सभी से हम लोग क्या करते हैं। अब वैसे भी जिसका आंसर ऑल ऑफ दिस होता है ना, वैसे सही होता है। दस्ताने से ऑटोक्लेव कर सकते हैं, अपने आप को खुद से बचा सकते हैं। कल्चर मीडिया से हम लोग सिलेरेशन भी, सिलेरेशन की आवश्यकता होती है, मतलब समाज हम लोग को वैसे बताता है कि ना भैया ये करो वो करो, ये भी कल्चर मीडिया से भी हम लोग बताते हैं। ड्रेसेस मटेरियल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप जैसे कट फट गए तो हम लोग मलहम पट्टी कर लिए खुद से, वहां से भी हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑटोक्लेव द्वारा स्टेरिलाइजेशन सामान्य किस ताप पर निर्भर किया था? तो क्यों ये, इसके लिए कितना डिग्री होना चाहिए, 121 डिग्री होना चाहिए। इसी के द्वारा क्या करते हैं, ये किया था। और कभी कभी क्या बोलता है कि जिसमें पानी जब भी नहाओ ना, तो पानी को थोड़ा गर्म करके नहाओ, क्योंकि हम लोग को वहाँ ऑटोक्लेव्स मिल जाती है, हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, उस अक्लूसेशन सामान्यतः किस उपकरण में की जाती है? किस उपकरण में की जाती है, स्टेथोस्कोप में की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, क्यों स्टेथोस्कोप में की जाती है? क्योंकि इसमें क्या होती है, हृदय फेफड़ा ये सबको मापी जाती है। और उसका मतलब ही वही है कि समानता किस उपकरण से की जाती है, तुम्हारा ओसिलेटेशन। ठीक है, किस में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेथोस्कोप। तुम्हारा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से ये सबसे नहीं की जाती है। देखो स्टेथोस्कोप क्या बोल रहा है कि हृदय फेफड़े की ध्वनि को सुनती है और उसी से पता चल कर लेती है कि भाई इसका कितना चल रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है। माइक्रोस्कोप ये कोशिका को देखने के लिए करते हैं, टेलीस्कोप दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। कोरोना के संपर्क में आने पर अन्य लोगों को अलग अलग रहना कहा जाता है, क्या क्या कहलाता है? जो अलग रहते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग
अलगाव कहते थे, मतलब अलग रहो एक दूसरे से, फिजिकल डिस्टेंस नहीं, आइसोलेशन नहीं। क्वारंटाइन, हाँ, तुम्हारा तुम लोगों को पता होगा कि जब बोला था कि क्वारंटाइन में डाल दो इसको, क्योंकि वो ये हो गया था, अगर कोई संक्रमित हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो मतलब क्या है कि उसको अलगाव करते हैं, बाकी सब चीजों से क्या कर देना, अलगाव करना, क्वारंटाइन कर देना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। तुम्हारा फिजिकल डिस्टेंस में समान दूरी से कोई लेना देना नहीं है। संक्रमित व्यक्ति के लिए आइसोलेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए, संपर्क में आए व्यक्ति के लिए, मतलब संपर्क में ना आए, संपर्क में आए व्यक्ति के लिए उसको क्या कर दिया, जो भी उसके संपर्क में आता है उसको अलगाव कर दिया जाता था, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। ये तो वैसे भी तुम लोग जवाब दे सकते हो, और वैसे भी कोरोना वायरस का सबको जवाब दे सकते हो, तुम लोग इससे होकर गुजरे हो। एंटीसेप्टिक्स में सक्रिय एजेंट कौन होते हैं, तो सारे होना चाहिए इनमें से सभी, वैसे भी वैसे क्वेश्चन जिसके ऑल ऑफ दिस हो उसके सारे उसके सब होते हैं। एंटीसेप्टिक में देखो, एंटीसेप्टिक में क्या क्या दिए जाते हैं, अल्कोहल रहते हैं, फिनॉल भी रहते हैं, आयोडीन भी रहते हैं, इसलिए एंटीसेप्टिक में सब चीज रहते हैं, ऑल ऑफ दिस रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एथलेट फुट किस में होती है, एथलेट फुट किस में होती है, तो फंगस में होती है। क्यों होती है भाई फंगस में, क्योंकि तुम देखना एथलेट्स फूड्स, जब भी तुम पारोटी उरूटी खरीदते हो तो देखना कि उसमें एक तरह से कुछ दिन छोड़ दो तो उसमें क्या आती है, फंगस आ जाती है। तुमको अगर वो तुम नंगी आंखों से भी देख सकते हो, बैक्टीरिया तुम्हारा वायरस, ये दोनों को नहीं देख सकते हो। इसलिए खाने जो भी होती है, जो एक दो दिन में खाने होती है, उसको जल्दी खा लो भाई, नहीं तो फिर उसमें फंगस हो जाएगी। अच्छे स्वास्थ्य परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है, तो क्या शामिल नहीं होता है, शारीरिक स्थिति। भाई ये तो शारीरिक स्थिति अच्छा ही बात है, शारीरिक स्थिति तुम ठीक करके सामाजिक स्थिति, मानसिक स्थिति, इसमें आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य जो है आर्थिक से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसका नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आंसर, ठीक है। हाँ, तुम्हारा क्या है, पाइसाइथेरेपी में थेरेपी की तकनीक है, मतलब एक थेरेपी होता है ना, थेरेपी होता है कौन सा, पाइसियोथेरेपी। पाइसियोथेरेपी क्या होती है, इसे इस देखो ये क्वेश्चन जिसमें से ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन रहे उसको तो सीधे मारो, ऑल ऑफ दिस, मैसेज टेंस, हाइड्रोथेरेपी सब रहते हैं, ऑल ऑफ दिस होते हैं। मानव शारीरिक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है, तो निपटान कैसे किया जाता है, इनक्रिएशन के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, सब लिगुअल का अर्थ है, क्या अर्थ है, ये मतलब उसको कहाँ रखना चाहिए, दवा कहाँ रखना, जीभ के नीचे रखना चाहिए, ठीक है। समान मानव रक्तचाप कितना होते हैं, तो 120 से 80, 80 mg होते हैं, एचजी होते हैं, ठीक है। यहाँ 120 से 80 होना चाहिए, क्या, पल्स होना चाहिए, यानी रक्तचाप होना चाहिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सीधे आंसर की बात करते हैं ना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आज दिन भर मैं क्लास ही ले रहा हूँ, कभी इसकी, कभी ऑटोमेटिव की, कभी आईटीएस की, कभी कंप्यूटर साइंस की, पर संडे, लेकिन मेरे लिए हो गया, मेरे लिए होगा हार्ड डे। हाँ देखो, ये क्वेश्चन में क्या होता है कि टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से किसी 4 क्वेश्चन को जवाब देना पड़ता है। क्या बोलता है कि हैंड वॉशिंग डे भारत में कब मनाया जाता है, फिर कोलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारी है, फिर बीसीजी का वैक्सीन देने का क्या मार्ग है, तुम्हारा मधुमेह रोग को ग्रसित व्यक्ति के इलाज में दी जाने वाली दवा क्या है, फिर तुम्हारा क्या है ओपीडी, ओपीडी के किन 2 कार्य बताएं, किन 2 कार्य बताएं। तुम लोग को पता होगा, जब भी तुम लोग गए होगे ओपीडी में भेज देता है ना डॉक्टर साहब, तो ओपीडी का 2 कार्य बताना है। जैव चिकित्सक अपशिष्ट के निपटान में नीले रंग के पात्र में किन अपशिष्ट पदार्थ का निपटान किया जाता है, चलो देखेंगे। बस ये 6 क्वेश्चन में किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, है ना। हम्म सेक्शन 1 वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि हैंड वॉशिंग डे भारत में कब मनाया जाता है, देखो, ठीक है।
100+ शब्द में उत्तर दे दिए, वाह, बहुत बहुत से गुड। भारत में विश्व हाथ धुलाई दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूकता करना होता है। तुम्हारा हाथ धोना कई संक्रामक बीमारियों जैसे तुम्हारा हो गया डायरिया, हैजा, टाइफाइड, तुम्हारा कोरोना वायरस, ये सब से क्या होता है, बचाव का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। साबुन और साफ पानी से हाथ धोने से हाथों पर मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से शौच के बाद, खाना खाने से पहले और बाहर जाने के बाद, हाथ बाहर जाने से आने के बाद धोना अत्यंत आवश्यक है। यह दिवस बच्चों, परिवारों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य अपनाने के लिए प्रेरित करता है। तो हैंड वॉशिंग डे भारत में इसलिए मनाया जाता है, किस लिए मनाया? अब अगर एग्जाम में पूछ दे कि क्यों और कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर तुम लोग दे सकते हो कि भाई सब देखो, सबसे ज्यादा क्या होता है कि है हाथ से ही ज्यादातर बैक्टीरिया फैलता है। हम लोग संपर्क में आते, किसी चीज को छूते होते, पता चला कि हम लोग बाहर से आए, कि इधर उधर छू के हॉस्पिटल से आए और गपागप खाने लगे गुपचुप, हाँ, गपागप खाने लगे, पता चला कि हम बीमार हो गए। भाई हमने तो अपना इसको ठीक करवाने गया था अपने दोस्त को, और पता चला हम ही बीमार होके आ गए। तो इससे बचना है ना, क्या करना है, उससे बचना है। तो हैंड वॉशिंग डे अब तुमको मनाना है। कब होती है हैंड वॉशिंग डे? तो 15 अक्टूबर को मनाई जाती है। हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो हैजा एक बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमित बीमारी है। यह रोग दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। हैजा में मरीज के अत्यंत दस्त और उल्टी होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। स्वच्छ पानी पीना और साफ सफाई रखना इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है। तो हैजा किससे फैलती है? तो हैजा दूषित पानी, यानी बोलता है ना कि पानी कहाँ, पानी जो है हमेशा बढ़िया पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मिला सो पी लो। हमेशा पानी क्या करो, बढ़िया पियो। और आज जो आदमी बीमार है ना, वो आधा से अधिक आदमी बीमार इसलिए है क्योंकि वो पानी क्या कर रहा है, खराब पी रहा है। पानी हमेशा क्या करो, बढ़िया पियो। जब मन, ऐसा नहीं कि कहीं तालाब पोखर का मिला उठा के पी लो। और गांव घर के जो आदमी होते हैं ना, तुम वो जो है जहां मन तहां के पानी पी जाते हैं। खैर उसके पास WBC बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर लड़ने की जो कैपेसिटी होते हैं ना, वो बहुत ही ताकतवर होती है। इसीलिए क्या होते है, उसको बहुत जल्दी नहीं होती है। वरना जहां पर हैजा एक बार फैलना शुरू हुआ तो सबको फैल जाती है ना। और जब हैजा फैलता है तो क्या होता है, बार बार दस्त होने लगती है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। और इसलिए हमको क्या करना चाहिए, स्वच्छ पानी और साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। इससे रोगी के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो तुम्हारे घर में जब भी रोगी हो जाए ना, या फिर बीमार पड़ जाओ, तो उसको स्वच्छ पानी पिलाओ, पता चला वो भी हैजा का शिकार बन गया। BCG वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? देखो इसका सही तरीका क्या है। BCG वैक्सीन त्वचा के अंदर दी जाती है ना। यह वैक्सीन टेबिट यानी टीबी रोग से बचाव के लिए दी जाती है। इसे आमतौर पर नवजात शिशु में दी जाती है ना। मान के चलो क्या होता है ना कि टीबी बीमारी हो जाता है, तो उसको बीमारी को निपटान करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG वैक्सीन दिया जाता है। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? BCG वैक्सीन दिया जाता है। अब बात करेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज। आजकल देखो बहुत को आदमी को क्या डायबिटीज हो रहा है ना, मधुमेह हो रहा है। तो मधुमेह के इलाज में दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, देखो मधुमेह के इलाज में दी जाने वाली दवा जो है वो इंसुलिन कहलाती है। यह हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और तुम लोग बताओ कि किसको किसको मधुमेह बीमारी है, और किसने किसने ज्यादा चीनी खाया है और सोच रहा है कि मेरे को मधुमेह नहीं है, मैं बहुत ज्यादा चीनी खाता हूँ फिर भी मेरे को मधुमेह नहीं है। तो ऐसा मत सोचना, तुम आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर भी मधुमेह बीमारी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में याद रखना। ओपीडी, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के कोई दो कार्य लिखे, तो बहुत सारा काम होते फिर भी दो ही पूछा है। मरीज की प्रारंभिक जांच और उपचार ओपीडी में होती। कोई भी आया मरीज उसको ओपीडी में भेज दिया, हाँ। लेकिन अगर मान के चलो वो सीरियस में है, तब उसको स्ट्रेचर में लेटाकर उसको इमरजेंसी वार्ड में ले आता है। लेकिन ओपीडी में जाने के लिए क्या कहता है, तो जो प्रारंभिक स्टेज वही है कि कोई भी मरीज आया ओपीडी में भेज दो। अब बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर द्वारा दवाई और जांच की सलाह देना। यहीं पर ओपीडी में सब चीज क्या आता है कि हाँ इसके ये इलाज करना चाहिए, इसके लिए ये दवा होना चाहिए। तो फर्स्ट तुम्हारा जो है, हम लोग अगर कभी भी बीमार पड़ते या फिर कभी बीमार पड़े होगे, तो फर्स्ट में तुमको कहाँ शेयर कर देगा, ओपीडी में जाओ।
फिर तुमको वहां से जहां मन तहां डिपार्टमेंट में भेजेगा जो आपको बीमार हो गए। ठीक है। जैव चिकित्सक अपशिष्ट के निपटान में नीले रंग के पात्र में कौन सा अपशिष्ट डाला जाता है? तो नीले रंग का जो बर्तन होता है यानी कंटेनर होता है उसमें क्या डाला जाता है? तो नीले रंग के कंटेनर में कांच, टूटी शीशी, शीशी के बोतल और धातु के बने उपकरण को नीली नीली रंग के पात्र में डाला जाता है। नीले रंग के बर्तन में क्यों? क्योंकि वो उसके साथ क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता ताकि उसको कहीं पर भी क्या करते बाद में उसको नष्ट किया जा सके। उसको नष्ट करना, फेंकना नहीं है, कोई भी चीज को याद रखना, फेंकना नहीं है। बस ये 6 क्वेश्चन था जो 1 नंबरिया का था। इसका थोड़ा थोड़ा ही आंसर लिखोगे तो काफी है। अब देखते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसका हम लोग आंसर देखेंगे। आंसर तुम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। नेक्स्ट सेक्शन बी नंबर है, तुमको इसमें से 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना, पूरे 3 मार्क्स का मिलता है। क्या बोल रहा है कि शारीरिक आकलन किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? चलो, शारीरिक आकलन किसे कहते हैं? अच्छा फिज हमारा फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी किसे कहते हैं, किन किन स्थितियों में फिजियोथेरेपी दी जाती है? तो फिजियोथेरेपी देखना है। उसके बाद प्रलेखन के सिद्धांत लिखे, क्या क्या प्रलेखन का सिद्धांत है तुम्हारा, डोमेंसेशन के क्या सिद्धांत है वो सब लिखना है। फिर स्टेर स्टीराइजेशन और तुम्हारा डी डिफेक्शन किसे कहते हैं, डिश डिफेक्शन किसे कहते हैं, उन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग सेक्शन सी को देखेंगे। तो चलो जल्दी से जल्दी इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। तो फिजिकल असिस्टेंट क्या कहता है, देखो इसका उद्देश्य क्या है। देखो, शारीरिक आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण जांच कर दी जाती है। यानी कि अगर तुमको पूरा फिजिकल टेस्ट करना है तो तुम क्या करो, फिजिकल असेसमेंट करवा दो, पूरा तुम्हारा शरीर का जो संपूर्ण जांच की जाती है ताकि उसके स्वास्थ्य की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों जैसे सिर, आंख, छाती, पेट, त्वचा, नाड़ी यानी नस, रक्तचाप आदि की जांच की जाती है। यह आकलन 4 प्रमुख तकनीकों के द्वार पर आधारित है, निरीक्षण, फिर स्पर्श, फिर ठकठकाना और उसके बाद सुनना। ठीक है, तो इन चारों के द्वारा क्या किया जाता है, पूरे शरीर का यानी फिजिकल असिस्टेंट का, पूरे फिजिकल असिस्टेंट का चेक किया जाता है पूरा। देखो क्या क्या उद्देश्य क्या है फिजिकल असिस्टेंट का। मुख्य उद्देश्य रोग की पहचान करना, बीमारी की गंभीरता को समझना, उपचार की योजना बनाना और मरीज की प्रगति निगरानी रखना। या डॉक्टर और नर्स को सही उपचार देने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए बुखार, उच्च रक्तचाप यानी बीपी हाई या फिर बीपी लो, पतला शरीर का पता शारीरिक आकलन द्वारा लगाया जाता है। तो फिजिकल असेसमेंट यानी कि पूरे शरीर की जो तुम्हारा चेकअप करवाते हो वो इन्हीं से पता चलता है। किस पता चलता है, फिजिकल असिस्टेंस में, फिजिकल आकलन से पता चलता है। असिस्टेंट मतलब आकलन से पता चलता है पूरे शरीर का जो है चेकअप क्या आता है। और कभी भी डॉक्टर, जैसे तुम उसको लग रहा है ना कि भाई मैं तो पूरी तरह से फिट हूं, मैं तो बीमार पड़ा ही नहीं, मैं तो बीमार हुई ही नहीं, एक बार तुम फिजिकल टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा अरे भाई कितने सारे बीमार है ना। बीमारी हर इंसान जो है आज के दौर पे बीमार है, कुछ ना कुछ बीमार जरूर है, बस उसको पता नहीं है, उन्होंने कभी चेकअप नहीं करवाया है। टाइम आने पर वो बीमारी बढ़ जाती है और जिसके कारण से होती है हम लोग को अस्पताल दौड़नी पड़ती है। ठीक है, तो इसका अगर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरे पता चले कि आखिर वो बीमार क्या है ताकि डॉक्टर और नर्स क्या कर सके, सही दवाई और सही उपचार सही समय पर कर सके। ठीक है, जिससे आगे चल के पूरी परिस्थिति ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, किन परिस्थिति में फिजियोथेरेपी दी जाती है। चलो देखो, कम से कम तुमको 100 से 150 शब्द में हम दिए हुए हैं। ठीक है, ये 100 से 150 शब्द में लिखना तुम लोगों को भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम मेरे पास 3 घंटा क्या करेंगे वहां बैठ के कीर्तन। चलो, फिजियोथेरेपी जो है उपचार की वह विधि है जिसमें शारीरिक व्यायाम, मालिश, गर्म या ठंडी शिकायत
तथा मशीनों की सहायता से शरीर को, मांसपेशियों और जोड़ों की कार्य क्षमता को सुधारा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शरीर की गति की समानता बनाना, उसका जो दर्द होता है उसको कम करना, मरीज को आत्मनिर्भर बनाना। इसका क्या काम होता है तुम्हारा? फिजियोथेरेपी होता है। इसमें बहुत चीज किया आता है फिजियोथेरेपी में, ऐसा नहीं है। ये नाम से ही पता चल रहा है ना, थेरेपी। थेरेपी से क्या करता है, इसके जो मांसपेशी होती है, उसके जो जोड़े होती है, उसको सुधारने का काम करता है। ऐसा नहीं कि हड्डी उड्डी टूट टूट गया तो उनको भी ये शायद ये जो है फिजियोथेरेपी से जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, दर्द को वैसे भी कम करने में फिजियोथेरेपी मदद करती है। देखो फिजियोथेरेपी पे दी जाती है क्या, हड्डी टूटने के बाद जो है फिजियोथेरेपी दी जाती है ताकि उसका दर्द को क्या हो सके, कम हो सके, इसीलिए उसको दी जाती है। लकवा, अगर लकवा में अगर किसी को, इंसान को लकवा मार दिया, पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, उसको दे दो फिजियोथेरेपी। ठीक है, तुम्हारा किसी का घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर गर्दन में दर्द हो, उसके लिए उसको भी दे दो फिजियोथेरेपी, उसको सही किया जाएगा। दुर्घटना या ऑपरेशन के बाद भी तुम्हारा फिजियोथेरेपी दे। सोच लो कि फिजियोथेरेपी कितना है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। ये पूरे मतलब शरीर के लिए, ये जहां भी दर्द कर रहा है उसको फिजियोथेरेपी दिया जाता है। ठीक है, खेल उल में भी अगर चोट लग जाता है उसको भी फिजियोथेरेपी दिया जाता है। उदाहरण के लिए घुटने के उदाहरण के लिए घुटने के ऑपरेशन के बाद मरीज को चलने में सहायता देने के लिए फिजियोथेरेपी अत्यंत आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि घुटने का ऑपरेशन हो गया या फिर तुम्हारा हड्डी जुड़ गया पैर का तो तुम दौड़ने लगो नेक्स्ट दिन से, नहीं, उसको। डॉक्यूमेंटेशन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? देखो, डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है कि मरीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को लिखित रूप में सुरक्षित रखना। स्वास्थ्य सेवा में डॉक्यूमेंटेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मरीज के उपचार का कानूनी और पेशेवर रिकॉर्ड होता है। डॉक्यूमेंटेशन के मुख्य सिद्धांत अभी बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के सिद्धांत तुम लोग खुद बताओ कि भाई, जो तुम लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताना, जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो जो बच्चे देख रहे हैं, क्या डॉक्टर को जब कोई मान के चलो मरीज पूरी तरह से गंभीर अवस्था में है और उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो ज्यादा लेट करेगा तो वो डेड भी कर सकता है, मर भी सकता है, तो उस टाइम में उसे फॉर्म फिलअप करवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, ये तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है? देखो, जानकारी और सही जानकारी और स्पष्ट होती है डॉक्यूमेंटेशन से। हाँ भाई, यही मरीज है, इसको यही दवा देना है, क्योंकि वहां पर अलग अलग डॉक्टर चेंज होते रहते हैं। डॉक्टर, ऐसा नहीं कि दूसरा डॉक्टर आया और किन्हीं और पेशेंट को दवा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन देखता है कि हाँ भाई फलाना नाम है, ये इसका ये है, बेड नंबर ये है, तो सब चीज वो देख के क्या करता है, दूसरा डॉक्टर भी उसको अटेंड कर सकता है। उसको सही जानकारी और स्पष्ट होनी चाहिए। समय पर और क्रमवार लिखी जानी चाहिए, मतलब कि हाँ कब वो आया है, कब जाएगा, वो सब, मतलब कि समय भी, सब चीज लिखना चाहिए डॉक्यूमेंट में, सब चीज लिखना चाहिए। कि केवल तथ्य आधारित जानकारी लिखनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा हालचाल कैसा है, तुम्हारा घर में परिवार में कौन कौन है, ये वो नहीं। उसमें जो पेशेंट को चाहिए, हाँ भाई तुम्हारा जो जरूरत है कि हाँ इसने ये अभी एडमिट हुआ है, फलाना रोग से पीड़ित है, पहले इन्होंने ये दवाई लिया था, अब इसको ये दवाई चलेगी, इसको इतने बेड नंबर इमरजेंसी वार्ड में रेफर करते हैं, रूम नंबर 22 में, बेड नंबर 36 में इसको रेफर किया जाता है। ये जो है, ये मेडिकल क्या करेगा, ये जो नर्स है इसको अटेंड करेगी, रात भर जो है इसके माताजी पिताजी रहेंगे। वहां पर केवल तथ्य आधारित क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में लिखावट साफ होना चाहिए ताकि पढ़ सके, पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए टांगुर मांगुर लिख दिया। आजकल तो वैसे भी बन गया है ना कि डॉक्टर जो है क्लियर चिट्ठा बनाए। अगर क्लियर चिट्ठा नहीं बनाते हो और कोई भी अगर पेशेंट जो है क्लेम कर देते हैं आपके ऊपर, तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। ये भी बात को याद रखना। गोपनीयता बनाए रखिए, हाँ, कॉन्फिडेंस भी बनाए रखो। उदाहरण के लिए मरीज को दी दी गई दवा, समय, मात्रा और प्रतिक्रिया को सही ढंग से लिखना आवश्यक है। सही डॉक्यूमेंटेशन से उपचार में निरंतरता बनी रहती है ना, क्योंकि पेशेंट में बहुत ज्यादा उसका देखरेख करना पड़ता है कि कब पेशेंट को क्या दे, कब क्या ना दे। एक पेशेंट को देखना बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग को पता होगा कि घर में अगर कोई, मेरा घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो कितना रख रखाव करना पड़ता है। तो सोचो कि वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर इतने इतने मरीज होते हैं जो कि इससे भी ज्यादा गंभीर अवस्था में होते हैं, उसकी कितना सेवा करना पड़ता है ना। तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो रहनी चाहिए, तभी तो सही पर सब चीज मिल सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ,
स्टेरिलाइजेशन और डिसिफिकेशन किसे कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन और डिफिशिएशन किसे कहते हैं? जरा देखें इस बात को। स्टेरिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु का उपकरण से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, उसके जीवाणु को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोक्लेव द्वारा या फिर तुम्हारा सेट्रिलिजन के द्वारा। यही था ना सेट्रिलिजन, यही तो क्वेश्चन था। सेट्रिलिजन मतलब क्या होता है? किसी उपकरण यानी सूक्ष्म जीव जैसे है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, इन सबको किस प्रकार पूरी तरह से नष्ट करना, वो स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तुम्हारा डिसिफेशन किसको बोलेंगे? तो वह प्रक्रिया है जिसमें रोग रोग फैलाने वाली हानिकारक कीटाणु को नष्ट किया जाता है, लेकिन सभी सूक्ष्म जीवों पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए फिनाइल हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो ये सब तो हम लोग खुद भी यूज करते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल। लेकिन हम लोग जो सोच रहे हैं कि इससे सारी बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है घर की, तो नहीं होती है। उसके लिए स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में क्या आता है, हम लोग तो नॉर्मली घर में कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसका अंतर की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन जो है उसका उपयोग सर्जिकल उपकरण के लिए किया जाता है। देखो बोले थे जहां पर सर्जरी होता है वहां पर क्या आता है, जबकि जो होता है डिसिफेक्शन का उपयोग जो होता है वो फर्श, दीवार या सतह की सफाई के लिए होता है। दोनों प्रक्रिया क्या करता है, जो संक्रमण होता है उसको उसमें महत्वपूर्ण मतलब कि वो संक्रमण होने नहीं देता, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलो देखते हैं इसका पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, चलो इसका लास्ट सेशन का क्वेश्चन देखते हैं, और तुम लोग का यहीं से हम लोग का दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा कि जाओ भाई, जाके पेपर तोड़ दो, पेपर फाड़ दो, इतना अच्छा से एग्जाम दो ना। पेपर पेपर देने वाला बगल वाला सोचे अरे भाई क्या तैयारी करके आए हो, है ना, वो तो लिखना छोड़ दे। ऐसा आंसर लिखो कि सामने वाला बोल दे हमसे ना हो पाएगा भैया, यही टॉप कर जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये सब सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, थोड़ा सा मेहनत करो स्कोर ले आओ। और बाकी सब्जेक्ट जो है ना उसमें अगर कम मार्क्स आते हैं तो ये सब्जेक्ट क्या करते हैं, वहाँ पे मैनेज कर देते हैं ना, देखना है। चलो ठीक है, ये मेरा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी। इसमें से दो ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और इनमें से किन्हीं एक का जवाब देना पड़ता है पूरे 5 नंबर के लिए, तो उसके आंसर लिखना पड़ता है। तब तक आप लोग मैसेज करिए कि हाँ आप लोग कहाँ से देख रहे हो। हाँ हाँ, मैं दुमका से देख रहा हूँ, मैं गोड्डा से देख रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए, ताकि हमको पता चले हाँ भाई मेरे मेरे द्वारा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। एक बार आप लोग जरूर बताएं कि मेरे दो हम इस डिस्ट्रिक्ट से है सर, मैं इस यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगेगा। और तब तक बताओ कि कैसा लग रहा है पढ़ाई। अच्छा लग रहा है तो एक थंबल देखो भेजो कि हाँ सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पढ़ाई, ताकि सपोर्ट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम में हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके, है ना, और भी अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। हम्म। चलो कोई बात नहीं, देख रहा हूँ मैं मैसेज। इससे पहले वाला वीडियो में तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है कमेंट, तो बिल्कुल तुम लोग कमेंट करते रहो, कमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं तुम लोग के पीछे। हम्म। हाँ चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर होना चाहिए कि तुम्हारा शारीरिक परीक्षण, फिजिकल टेस्ट बना सकते हो कि बुनियादी के तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अपने से बोलो कि हाँ भाई मेरा फिजिकल टेस्ट करवाना अच्छा है, इससे सारे अच्छी बीमारी मतलब पता चलती है, डॉक्टर लोग हमें सही दवा दे सकती है। मेडिकल रिकॉर्ड किसे कहते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य मतलब वही जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछे उसके बारे में भी तो आंसर लिख सकते हैं थोड़ा सा अपने से बना के। फिर जैव चिकित्सक, अपशिष्ट के प्रबंधक और कलर कोडिंग का क्या महत्व है? अपशिष्ट के निस्तारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए। चलो ये दोनों का आंसर को क्लियर करते हैं और जल्दी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और तुम लोग को यहाँ से हम यही इतना ही पढ़ना है, इसी से तुम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा, है ना तुम्हारा।
शारीरिक परीक्षण की मूल तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो शारीरिक परीक्षण क्या बोलता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो हम लोग का फिजिकल टेस्ट किया जाता है, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगी के शरीर का जांच करने के सबसे की करके उसके स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। यह जांच डॉक्टर या नर्स के द्वारा की जाती है और सही रोगों की पहचान में भी सहायता करती है। शारीरिक परीक्षण के द्वारा 4 मूल तकनीकें होती है। ठीक है, अभी पहले तकनीकें तो बताओ कि जांच करने से डॉक्टर को बिल्कुल सही तरह से पता चलती है कि भाई ये किसको बीमार है, ये क्या चीज से रोगी होने वाला है, इसका क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब किससे होता है? वो सब पता चलता है फिजिकल परीक्षण से, फिजिकल एग्जामिनेशन से। उसका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। तो पहले उसका निरीक्षण किया जाता है। इस तकनीक में रोगी को ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि त्वचा का रंग, सूजन, घाव, शरीर के बनावट या फिर चाल आदि का अवलोकन किया जाता है। उदाहरण के लिए पीलिया में त्वचा का पीला हो जाना। ठीक है, तो निरीक्षण में सब चीज क्या होता है? देख देख कर पता चलता है कि भाई पहले वो देखना कि डॉक्टर क्या करता है। वो देखेगा तुम्हारा शरीर, अरे भाई इसका ये, हाँ ठीक है। फिर तुम्हारा घाव देखकर मुंह खुलवाएगा, मुंह देखेगा, हाँ दांत देखेगा, आंख देखेगा। तो वो निरीक्षण करके पता चल जाता है कि भाई हाँ तुम ये वो प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो वो एक तरीका होता है डॉक्टर को। दूसरा तरीका क्या है? स्पर्श करके। इसमें हाथों से शरीर के अंगों को छूकर तापमान, उसका दर्द, सूजन या गांठ की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए पेट के दर्द में की सूजन की पहचान करना। तो ये सबसे क्या होता है कि उसका पता करते हैं कि भाई छू के भी, डॉक्टर छू के ही बताता है कि भाई इसको क्या बीमारी है। हाथ छुएगा, तुम्हारा पेट छुएगा और देखना ऐसे छुएगा, ऐसे करेगा, पेट छुएगा, ऐसे करेगा, यही 3 चीज छुएगा, वो बता देगा भाई इसको ये है, वो है। तो ये डॉक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि भाई तुम देख फिजिकल टेस्ट ऐसे करते हो, देख कर ही बता देते हो। एक हमको हंसी आ रहा है कि वो बोला था कि भाई फिजिकल टेस्ट करना है। एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, हाँ भाई क्या करवाना है? फिजिकल टेस्ट करवाना है। हाँ, तो उसको बोला ठीक है फिजिकल टेस्ट। बोला कि पूरा शरीर का चेकअप करवाना है। तो उसको बोलता है कि जाओ, बोलता है कि लो, उसको देता है वो पीला रंग का कोई खाने का चीज देता है। बोलता है ये लो हरी कलर का, इसे खा लो। वो बोलता है कि ये तो पीली कलर का है। तो बोलता है कि तुम्हारा आंख सही है। फिर बोलता है फिर बोलता है कि उसको बोलता है कि वो देखो बिल्डिंग दिख रही है, खिड़की दिख रही है। बोलते हैं जाओ उसमें कूद जाओ। फिर बोलती है हाँ कूदेंगे तो मर जाएंगे। फिर बोलता है कि भाई तुम्हारा दिमाग भी सही है। फिर बोलता है कि हेलो। बोलता हाँ सर, हाँ तुम्हारा कान भी सही है। फिर वो ऐसे फेंक देता है, बोलता है लोको। फिर लोकता, बोलता हाथ भी सही है। फिर बोलता है चलो, चलता है, बोलता है तुम्हारा पैर भी सही है। बोलता हो गया सर आपका पूरा फुल चेकअप, नेक्स्ट पेशेंट आओ। ये तो तुम लोग भी सुने होगे, थोड़ा सा मजा आता है, फनी बीच बीच में फनी होना चाहिए, है ना। अब देखो कभी कभी डॉक्टर ठगा के पता कर लेता है। इस विधि में अंगुलियों को थपथपाकर अनुरोधी अंगों की स्थिति जांच ली जाती है। इससे फेफड़ों या पेट में द्रव का पता चल जाता है। हाँ, उसको भाई अंगुली लिया, इसे रगड़ा, पता चल गया, अरे भाई ये हो गया इसको। मतलब डॉक्टर लोग चेकअप करता ही बहुत अलग, उसका लॉजिकल ही अलग है ना। एक सुनना, सुनकर भी वो पता कर लेता है कि भाई ये हुआ। इसमें स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय, फेफड़े और आंत की ध्वनि सुनकर वो बता देता है भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इन तकनीकों से सही निदान संभव होता है और उचित उपचार में सहायता मिलता है, बेचारा सबको ठीक किया जाता है। और एक इसी में एक क्वेश्चन था कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है? मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो देखो, मेडिकल रिकॉर्ड वह लिखित दस्तावेज है जिसमें रोगी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की जाती है। इसमें रोगी का नाम, आयु, बीमार इतिहास, जांच रिपोर्ट, उपचार, दवाई और डॉक्टर की सलाह शामिल होती है। यह अस्पताल का एक महत्वपूर्ण कानूनी और चिकित्सक दस्तावेज होते हैं। क्या? मेडिकल रिकॉर्ड बहुत ही जरूरी है। तो तुम लोग खुद ही बता सकते हैं कि भाई मेडिकल रिकॉर्ड में ये होती है, वो होती है, सब चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड में क्या क्या होना जरूरी है? रोगी का नाम होना जरूरी है, उसका आयु, उसके बीमारी का इतिहास होना जरूरी है, उसका जांचिंग रिपोर्ट होना चाहिए, उसका उपचार, दवाई, डॉक्टर की सलाह, ये सभी क्या होना चाहिए? उसको मेडिकल रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तभी तो भाई कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि भाई डॉक्टर ने गलत दवाई दिया, पेशेंट मर गया, बाद में आ गया उसका फैमिली वाला लोग और डॉक्टर को मारने के लिए। तो डॉक्टर वो सब रिस्क नहीं लेता, पहले तुमसे फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद ही वो अपना काम करेगा।
तो मेडिकल रिकॉर्ड के उद्देश्य क्या है? देखो, रोगी के उपचार में निरंतरता बनाए रखता है, बिल्कुल, कि भाई इसको अभी ये देना है, फिर ये देना है, फिर वो देना है, हर 15 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद चेंज होते रहता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर और नर्स के बीच सही जानकारी का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल, डॉक्टर से नर्स के पास चली जाता है, और नर्स से कभी डॉक्टर के पास आता है, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर। तो सही, अगर उसका मेडिकल रिकॉर्ड है तो सभी नर्स, सभी डॉक्टर वही दवाई देगा, वरना पता चला रिकॉर्ड ही नहीं है तो गलत सलत दवा दे दिया। भविष्य में रोग की तुलना और अध्ययन, ऐसा वो, ऐसा तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, पूछेगा डॉक्टर ने, पहले तुमको कभी मलेरिया हुआ है? बोलेगा हाँ सर मेरे को हुआ है मलेरिया। तो बोलेगा ये, इसके बाद अगर मलेरिया हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा बच कर चलो। भविष्य में रोग की तुलना को अध्ययन कर, ये तो हो गया कानूनी प्रमाण के रूप में। हाँ, जैसे मतलब पता चला कि पेशेंट, ऐसा नहीं कि सब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ पेशेंट क्या होते हैं, मर भी जाते हैं। अब पेशेंट मर गए, उसका फैमिली आया और तोड़ फोड़ करने लगा, तो भाई उसमें पुलिस भी आके बोलेगी भाई तुम्हारा यहाँ पर पहले ही तुमने सिग्नेचर किया था कि आपका जो पेशेंट है वो 70% चांस है बचने का, 30%, सॉरी, 70% चांस है मरने का, और 30% चांस है बचने का। अगर आप सहमत है तो इसमें सिग्नेचर कीजिए, इसका जवाबदारी हम नहीं होंगे, आप खुद होंगे। बस पहले से सिग्नेचर करवा लेता है। तो ये भी रिकॉर्ड मदद करता है बेचारा डॉक्टर लोग के लिए, ये तो बेनिफिट है भाई। कुछ हो जाए, लास्ट पोजीशन वाला को तो फॉर्म भरवा ही लेना, क्यों नहीं तो भाई उसके उसके 5-10 मिनट के चक्कर बचाने के चक्कर में पता चला कि दूसरे दिन तुम ही जेल में चले गए, तुम्हारा ही लाइसेंस खत्म हो गया। अस्पताल प्रशासन और अनुबंधन में सहायता, बिल्कुल, तुम्हारा प्रशासन जो होता है अस्पताल का, वो सब में जो भी अनुसंधान होते हैं, उसके जो भी मीटिंग मीटिंग होते हैं, वहां सब भी दिखाया जाता है कि भाई इतना रिकॉर्ड है, उतना रिकॉर्ड है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मरीज बार बार अस्पताल आता है तो उसका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देखकर डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है, और इस प्रकार मेडिकल रिकॉर्ड स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाता है। इसीलिए मेडिकल रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जैव चिकित्सक अपशिष्ट प्रबंधक में रंग कोडिंग का क्या महत्व है? रंग कोडिंग का क्या महत्व है? अपशिष्ट के निपटान की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। देखो, जैव चिकित्सा अपशिष्ट वह कचरा होता है जो अस्पताल, क्लिनिक और प्रयोगशाला से निकलता है। इसका सही प्रबंधक आवश्यकता है, क्योंकि यह संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है। कलर कोडिंग अपशिष्ट और अलग अलग रंग के कंटेनरों में डालने की प्रणाली होती है। तो भाई कलर कोडिंग क्यों होता है कि अलग अलग कंटेनर में डालता है, ताकि डॉक्टर को भी पता होता है कि भाई इसमें हमको ये फेंकना है, उसमें ये फेंकना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं, नष्ट किया जाता है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात की क्या, कि थर्मामीटर जो होते हैं उसको उसको कैसे नष्ट किया था, उसको नष्ट नहीं, उसको भस्मीकरण कर दिया जाता है। कोई कोई ऐसा होता है जिसको जलाया जाता है, कोई कोई ऐसा होता है जिसको दफनाया जाता है। तो उसका अलग अलग डब्बा में रखना ही वो इसका वही काम होता है। तो वही कलर कोडिंग का महत्व, अपशिष्ट को सही तरीके से अलग करना संक्रमण फैलने से रोकने का काम करता है। वो अलग अलग कोडिंग्स है ना, पर्यावरण की सुरक्षा होता है, अस्पताल कर्मियों की भी सुरक्षा होती है। अपशिष्ट निपटान की विधियां, अपशिष्ट को जो निपटान करना है उसकी क्या क्या विधियां, जैसे लाल कंटेनर, इसमें क्या होती है कि संक्रमित प्लास्टिक वस्तुएं, जैसे दस्ताना या फिर वीआई ट्यूब, मतलब वो जिसमें बांधता है ना तुम्हारा ब्लड को रोकने के लिए, वो भी उसी में फेंका जाता है। जितने भी प्लास्टिक के सामान होते हैं लाल कंटेनर में फेंकते हैं। पीले कंटेनर में क्या होते हैं कि मानव व पशु जो शारीरिक अपशिष्ट होते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, पीले कंटेनर में फेंकते हैं। नीले कंटेनर में, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले उसमें कांच, सीसी या टूटी बोतल को नीला कंटेनर में फेंकते हैं। सफेद कंटेनर में नुकीली वस्तु जैसे सुई हो गया, ब्लेड हो गया, वो सब फेंकते हैं। ये ठीक है, ये सब निपटान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसिलरेशन करते हैं, फिर ऑटोक्लेव करते हैं, फिर डीपुलरिंग करते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इस प्रकार कलर कोडिंग द्वारा जैव चिकित्सक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान संभव होता है। ठीक है, वैसे भी तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको बहुत ही अच्छा से अपने खुद से बना के लिख सकते हो। और ज्यादा कुछ नहीं है हेल्थ केयर में, आप लोग इसी के साथ एग्जाम देने जाइए। 2 वीडियो मेरा द्वारा है 2026 एग्जाम के लिए, एक ये और एक मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, वो दोनों वीडियो आप लोग देखिए। और आप लोग के साथ मेरा पूरी तरह से दुआ है और ब्लेसिंग भी है कि आप लोग का जो मार्क्स है एग्जाम में बहुत ही अच्छा आएगा। जिस तरह से आप लोगों ने डीडी पाठशाला को प्यार दे रहा है, सपोर्ट कर रहे हो, ये डीडी पाठशाला घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला में जो है
हर एक डाउट का जो सॉल्व हो जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने प्यार दिया, हम लोगों ने भी आप लोगों को वैसा ही प्यार दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो बोर्ड का पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी और सभी सब्जेक्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आपका दिन जो है बहुत अच्छा रहे। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, और मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।